राजस्थान सरकार मंच पर विराजमान हमारे महंगे मेहमान भाई सफी साहब, सम्मानित मंच, इस बांगरोल की धरती पर मेरे सभी अकलियत के भाई बड़े और छोटे, आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आए। सबको घर में कोई न कोई काम था, उस जरूरी काम को छोड़ के आप लोगों का यहां आना ये मेरे लिए मायना रखता है। इस बात को जिंदगी भर ध्यान में रखूंगा और कभी भी अपने भाई को याद करना, और जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा बड़े आपके सामने खड़ा मिलूंगा। जैसा कि सफी साहब ने आपको बहुत सारी बातें आपके सामने रखी, मैं तो आपको दो चार बातें रखना चाह रहा हूं। आप मजहब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हमारे लोग मुस्लिम भाई सियासत के मामले में नादान ही है। जिसका राज है उसका आज है, जिसके पास दल है उसके पास बल है, और जिस समाज का राजा है वो समाज ताजा है। दुनिया के अंदर कमजोर आदमी को कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं मिलता, सिर्फ रहम मिलता, दया, वो भी थोड़ी देर के लिए। और पावरफुल आदमी का दुनिया में कोई अपमान और जलील नहीं कर सकता, और पावर सिर्फ और सिर्फ सियासत में है। हम लोगों ने जब देश आजाद हुआ था, आजादी के समय मुसलमान जो हमारे देश में थे, और हिंदुस्तान के अंदर 50% से ज्यादा सरकारी महकमे में नौकरी करने वाले, सर्विस करने वाले 50% से ज्यादा थे। आज आपकी संख्या 2 या 4% पर आप आके अटक गए। ये किसने किया? 2-4 बातें मैं आपको कहूंगा। जो लोग आपके पास ये मांग के बैठे हैं, जहां का मुसलमान पढ़ा लिखा है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान पढ़ा लिखा था, बिहार का मुसलमान पढ़ा लिखा था, साउथ का मुसलमान पढ़ा लिखा था, नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा था। वह सदा के लिए कांग्रेस को घर बैठा दिया। क्यों बैठा दिया? उनको पता है हम जिसकी बातें करते हैं, बाबरी मस्जिद के अंदर 1948 के अंदर मूर्तियां किसने रखवाई? कौन था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री? कौन था हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री? वजीर आजम कौन था? किसके टाइम में जिस मस्जिद में नमाज हो रही थी उसके अंदर मूर्तियां किसके टाइम में रखी गई? फिर किसके टाइम में वहां पूजा शुरू कर दी? और किसने ताले खुलवाए? किसने शिलान्यास कराया? किसके टाइम में मस्जिद को शहीद कराया गया? ये आरएसएस के जहर को, इस बेटे को, आरएसएस की फसल को 60 साल तक यूरिया, डीएपी और खाद और पानी किसने दिया? इस आरएसएस को पाल पोस के बड़ा बरगद किसने बनाया? क्या आपको पता है? आप जानते हो भाजपा ने कहा कि मुसलमान की ऐसी तैसी करेंगे, लेकिन कांग्रेस ने तो कर दी। आपसे वोट मांगने के लिए शर्माते हैं। आपके पास किस लिए वोट मांगने के लिए पिछले विधानसभा में प्रमोद जैन भाया नहीं आया कि मुसलमान तो आ ही जाएगा, इसके पास वोट मांगने के लिए जाऊंगा तो हिंदू नाराज हो जाएगा, इसलिए आपसे वोट मांगने के लिए नहीं आते। लोकसभा में आपका वोट मांगते नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा नरेश मीणा से कोई संबंध नहीं है। राजस्थान सरकार में 2 बार मंत्री रहा हूं। इसको मेरे पास रास्ता था, बसपा विधायक दल का नेता था, 6 एमएलए मेरे साथ थे, और कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में जिसको सपोर्ट करता उसका मुख्यमंत्री बन जाता। 2008 के अंदर कांग्रेस के पास सिर्फ 95 विधायक थे, और हमारे विधायक हम बीजेपी को देते तो बीजेपी की सरकार बन जाती 2008 में। लेकिन राजेंद्र गुड्डा बसपा विधायक दल का नेता था,
कि ये मंदिर मस्जिद के नाम से झगड़ा कराते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हैं, भाईचारा खराब करते हैं, और ये लोग आपस में हमारे अमन और चैन के दुश्मन हैं। इसलिए हमने कांग्रेस के निशान से नहीं जीता था, मैं कांग्रेस के टिकट से नहीं जीता था, कांग्रेस के वोट से नहीं जीता था। 6 एमएलए लेके हमने कांग्रेस की सरकार बनाई बिना कंडीशन। दूसरी बार वही 6 एमएलए, वही राजेंद्र गुड्डा, वही कांग्रेस, वही बीजेपी, और जरूरत पड़ी फिर दोबारा कांग्रेस को सपोर्ट दिया। आपके सामने कह रहा हूं, जब कांग्रेस में आंदोलन झगड़े हुए, जब मेरे सभी नौजवान छोटे और बड़े भाइयों के बीच में खड़ा हूं जिम्मेदारी से, जब कांग्रेस की सरकार को गिराना दिया, नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की सरकार चुनी हुई गिरा दी, गोवा की, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, राजस्थान की सरकार गिराने के लिए आया, तो सबसे आगे पूरी ताकत से जो आदमी खड़ा था उसके सामने, उसका नाम राजेंद्र गुड्डा था। बोली लग रही थी मार्केट में, बोली 60 करोड़ के ऊपर जितने पैसे थे वो ले ले बुढ़ा। लेकिन हमने, मेरा बेटा खड़ा था, मैंने बेटे से कहा 60 करोड़ रुपए दे रहे हैं, 10 करोड़ में हेलीकॉप्टर आ जाएगा भाई, 50 बचेंगे, ब्रेकफास्ट बेंगलोर में करेंगे, लंच देहरादून में करेंगे, शाम को आके डिनर अपने राजस्थान में करेंगे। बोले इज्जत का क्या होगा? मेरे 16 साल के बेटे ने कहा कि इज्जत का क्या होगा? मैंने कहा इज्जत तो नीलाम हो जाएगी। बोले पैसे नहीं चाहिए, इज्जत चाहिए। बिकना मुझे भी नहीं था, लेकिन मेरी सेकंड पीढ़ी को चेक करना था। हमने सरकार को बचाया। लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, उपचुनाव मैंने भी लड़ा था झुंझुनू से, 60,000 मुसलमान है, मेरा क्षेत्र नहीं था, और वहां के 30,000, 60 में से 40,000 वोट पोल हुए, 30,000 मुसलमान ने राजेंद्र गुड्डा को वोट दिए एक साथ निर्दलीय झुंझुनू में। और मैंने एक बात कही थी कि दाढ़ी के आधार पर, टोपी के आधार पर, बूटे के आधार पर, नाम के आधार पर दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जो संविधान की बातें सभी साहब कर रहे थे, वो बात मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करूंगा। सारे एमएलए, एमपी, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री ये शपथ लेते हैं और उसके बारे में कमजोर काम करते हैं। आपके यहां हाडोती के अंदर कहां कांग्रेस है, कहां बीजेपी है? कोटा में नारे लगते हैं ओम शांति। ओम बिरला को जो वोट देते हैं शांति धारीवाल, वो मोदी के पास नहीं जाता। जब दूसरे को वोट करवाते हैं भया देता है क्या मोदी योगी के पास वो वोट नहीं जा रहा। एमपी के चुनाव में कहां इनकी पार्टी? एमपी के चुनाव में कौन किसको वोट डाल रहा है? विधानसभा में कौन किसको वोट डालता है? आपका वोट मांगने के लिए नहीं आते। जब अजमेर शरीफ के अंदर हमारे ख्वाजा साहब की दरगाह की नींव खोदने की बात आई, तो वहां के खादिम ने आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को बुलाया। अजमेर शरीफ में राजेंद्र गुड्डा को बुलाया। सबसे पहले जाके खड़े होने वाला आदमी, सबसे पहले खड़े होने वाला आदमी राजेंद्र गुड्डा था। मैंने कहा 100 बार सोच लेना, ये 850 साल पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मां ने ख्वाजा गरीब नवाज साहब को ये जमीन मंदिर की नहीं दी थी। और ये हमारा बरसों का, पीढ़ियों का भाईचारा है। राणा प्रताप का सेनापति हाकिम का सूरी था। जब जंग के मैदान के अंदर तलवारें हमने सामने खड़ी थी, सर कट रहे थे, राजपूत का सेनापति मुसलमान और अकबर का सेनापति मान सिंह राजपूत था। ये हमारा इकबाल रहा है, हमारे इस लेवल के इकबाल रहे हैं, हमारे इस लेवल के समझ रहे हैं। बरसों तक हमने साथ मिलकर हुकूमत की है, हमने इंसाफ किया है। और एक चंद लोग, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, इस नरेश के बारे में कहना चाह रहा हूं, जिस दिन जरूरत पड़े, जिस दिन कोई काम पड़े, ये नरेश
जाने के लिए अपना जीवन कुर्बान करने के लिए खड़ा हो जाएगा। राजस्थान में ऐसा कोई लीडर है जो कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर नाइंसाफी करे, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दे? कोई राजस्थान में ऐसा कोई लीडर है जो आपके पास आया है? कौन पूछता आपको? बीजेपी को आपका वोट चाहिए नहीं? कांग्रेस के पास क्या आप जाओगे कहां? मजबूरी में वोट देने के लिए आपके पास रास्ता नहीं है। ये हमारे एसडीपीआई के जो सारे हमारे भाई लोग यहाँ बैठे हैं, इन्होंने आप लोगों को इकट्ठा किया है। आपसे सियासत के मामले में ज्यादा जानते हैं, हिंदुस्तान लेवल पर संगठन है, और ये जो बात करें, संविधान की बात करें और इसके ऊपर अमल करना, इस बोर्ड से राज नहीं मिलेगा। राज तो जिसका बनना था बन गया, इस एक बोर्ड से राज नहीं मिलेगा। इस बोर्ड से कोई ज्यादा फर्क, 2 साल का वोट है, 2 साल बाद में फिर चुनाव आ जाएगा। यदि नकली निकले, कहीं खोट निकले तो फेंक देना, उठा के फेंक देना, खर्रा निकले तो अपना लेना। कम से कम इनको कितनी सालों से सिर पर ढो रहे हो, एक बार आप विचार करके देखिए। झुंझुनू में नजीर बन गया है, अचूरू का, सीकर का, नागौर का, आज जैसलमेर बाड़मेर का मुसलमान बोलता है, अरे कांग्रेसियों सुधर जाओ, धक्के मत मारो हमें। झुंझुनू के मुसलमान ने तुम्हारा इलाज किया, उस तरह से इलाज कर देंगे। आपको बताना चाह रहा हूं, हमारा वहां का सभापति था जिला परिषद के अंदर, तैयब, बुलडोजर लाके उसकी बिल्डिंग के सामने खड़ा कर दिया था भाजपा में सरकार ने। झुंझुनू आप यूट्यूब पर चेक कर लेना, आपका भाई राजेंद्र गुड्डा जाके खड़ा हो गया था बुलडोजर के सामने। तैयब इसका नाम है, इसलिए बुलडोजर आया है। नाम के आधार पर हम 2 गला बर्ताव नहीं होने देंगे। पूरे शहर के सारे नाजायज मकान तोड़ देना, आखिरी में आना, हम आपका स्वागत करेंगे। लेकिन तुम नाम के आधार पर पक्षपात करते हो। इससे क्या, कलेक्टर खड़े थे, एसपी खड़े थे, राजेंद्र गुड्डा ने वो किया कि बुलडोजर, हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। ये राजस्थान कोई योगी और मोदी की जागीर नहीं है, ये हमारा राजस्थान है। आप तो सोच सकते हो, हमारे पूर्वजों ने 560 रियासतें थी हमारी। इन दूसरे लोगों के पास तो एक ही ऑप्शन था, हिंदुस्तान। आपके पास 2 ऑप्शन थे, चाहे आप हिंदुस्तान में रहो या आप पाकिस्तान में रहो, आपके पास 2 चॉइस थी। लेकिन हम राजपूतों के पास 3 चॉइस थी। हमारे पास ये चॉइस थी कि हम चाहे तो पाकिस्तान के साथ हमारी रियासतों का विलय करें, और चाहे हमारी रियासतों का हम हिंदुस्तान में रखें, यहां विलय करें, और चाहे तो हम स्वतंत्र रहें। और इसके लिए नेपाल के राजा ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, वो स्वतंत्र कंट्री है। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला किया, लेकिन पाकिस्तान के कबायलियों ने अटैक कर दिया, और उसके बाद वो प्रॉपर साइन हुई। वो झगड़े आज तक चल रहे हैं। हमने हमारी रियासतें कुर्बान की इस भ्रष्टाचार के लिए कि नेताओं का, अफसरों का भ्रष्टाचार हो जाएगा, धर्म के नाम पर लोगों के साथ पक्षपात होगा, लोगों को जलील किया जाएगा। आपको बताना चाह रहा हूं, आपको ये वोट ताकत है, ये सपोर्ट ताकत है। ये ताकत उसको दो जिस दिन तुम्हें जरूरत है, तुम्हारी दी हुई ताकत तुम्हारे पास वापिस आ जाए। जिसको तुम 80 साल तक, जिन लोगों को तुमने ताकत दी, राजस्थान में 99% मुसलमान ने कांग्रेस की सरकार बनाई, और उसके बाद भी राजस्थान सरकार में कांग्रेस का पिछली बार एक कैबिनेट मंत्री नहीं। एक उदयपुर में एक हत्या हो जाती है, हम उसका विरोध करते हैं, गलत हुई, लेकिन कन्हैया की हत्या होती है तो 2 सरकारी नौकरी, 50 लाख रुपए। और यदि हमारे मेवात के अंदर 2-2, 4-4 लोगों की हत्या हो जाती तो वहां कुछ नहीं। ये कांग्रेस के राज की बात बता रहा हूं। भाजपा वाले नाइंसाफी करते समझ में आता, लेकिन हमारा वोट नहीं कि हमारे साथ वो नाइंसाफी करे, इसलिए जवाब बनता है, प्रश्न खड़ा होता है। मेरे दोस्तों, सारे बुद्धिमान और समझदार हो, अपने विवेक से फैसला करो। इसके लिए आज आप खड़े नहीं होंगे तो कल तुम्हारे बच्चों के लिए दूसरी लड़ाई कौन लड़ेगा? किसी न किसी को एक बार क्या करना है, जिनको आज तक आपने दिया, एक बार मुंह फेर के देखना।
एक बार मुंह फेर के देखना, इलाज हो जाएगा, इलाज हो जाएगा। तो आप सारे लोगों ने दुनिया के अंदर जिस कौम ने राज किया वो कौम आज कहां चली गई? आज ये ताजमहल किसका है, लाल किला किसका है, कुतुब मीनार किसकी है, देश के अंदर किस क्या क्या नहीं किया? आज ये स्थिति क्यों कर ली हमने हमारी? इसके लिए ये संविधान से देश चलता है, किसी बाप की बपत्ती नहीं है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर सोच जो आदमी क्या हमें ट्यूशन कराया जा रहा है, किस तरह की हम राजनीति कर रहे हैं। एक आदमी पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा आदमी, सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में बोलने वाला आदमी, लड़ाई लड़ने वाले आदमी को तुमने दलाल बना के छोड़ दिया। जो आदमी सिर्फ एक आदमी तुम्हारे लिए लड़ता हुआ ऐसी और उसको ठप्पा लगा दिया। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस ने कैंडिडेट खड़े कर दिए, कोई चर्चा नहीं। और कांग्रेस को हराने के लिए हरियाणा में आम आदमी ने कर दिया, कोई चर्चा नहीं। क्या कारण है? हिंदुस्तान में मुसलमान की लीडरशिप खड़ी नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सबसे ज्यादा चिंता कांग्रेस के लिए नहीं होनी चाहिए। भाजपा तो करेगी क्यों? जब तक तुम अपना नेता नहीं बनाओगे, जब तक तुम्हारी लीडरशिप खड़ी नहीं होगी, जब तक तुम्हारे पीछे कोई ताकत नहीं होगी, कुछ भी नहीं बदल सकता। जो समाज अपने लोगों की इज्जत नहीं करता, उस समाज की कोई इज्जत नहीं करता। लीडर, बिना लीडर कुछ भी नहीं होता। शेखावाटी समझते हो? एक शेखावाटी को कहते गुआड़, बकरी चराने वाला गुआड़ यदि होशियार हो तो नाग और टाइगर और लेपर्ड के बीच में भी बकरी को निकाल के ले आएगा। गुआड़ कमजोर है ना, गंडगंड में कुत्ता में बकरी खड़वा दे, कुत्ता में बकरी। तो लीडर चाहिए। और हमारा मोटिवेशन कब तक करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? 100 साल बाद में भी ये स्थिति अपने आप नहीं बदलने वाली, बदलनी पड़ेगी, आपको आगे आना पड़ेगा। अपने आप कुछ नहीं होगा। जब सेंसर कमेटी चीख के कहती है कि सबसे ज्यादा स्थिति शेड्यूल कास्ट से भी ज्यादा गई गुजरी स्थिति मुसलमान की हो गई, तो ये रिपोर्ट तो 2006 में आ गई थी। 2006 में आ गई थी सेंसर कमेटी की रिपोर्ट। और हमारा संविधान ये कहता है कि सबसे कमजोर है, मजलूम है, उसकी सबसे ज्यादा हिफाजत, उस पर सरकार काम करे। तो 2006 से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान में कांग्रेस के मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उनके पास रिपोर्ट थी, मुसलमान के लिए काम क्यों नहीं किया? इनके लिए आज क्या बात करते हैं? राहुल गांधी अरे अल्पसंख्यक बोलते हैं, मुसलमान नाम नहीं बोलते कि दूसरे नाराज हो जाएंगे, माइनॉरिटीज बोलते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, बिना रोए मां भी दूध नहीं पिलाती मेरे भाई। अपना विरोध दिखाना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया तरीका आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से भ्रष्टाचारियों का कांग्रेस और बीजेपी के नेता बिजनेस व्यापार तो मिलकर कर रहे हैं, राजनीति अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन आर्थिक संबंध तो दोनों के साथ ही रहते हैं। क्या मिले हुए नहीं है? मैं आपको वादा करके जा रहा हूं, आपसे एक दिन 100 बार मिलने के लिए आएगा नरेश, लेकिन एक वादा करके नहीं जा रहा हूं, कुछ भी हो जाए उस आदमी में बाढ़ जितना भी फरेब नहीं है, धोखा नहीं है। और वो आदमी जो है वो ऊपर सच कहता है। हमारे पैगंबर साहब ने कहा है कि मेरा उम्मती कंजूस हो सकता है, कायर हो सकता है, 1000 वकील हो सकता है, 1000 कमियां, लेकिन मेरा उम्मती झूठा नहीं होगा, धोखेबाज नहीं होगा। ये मोहम्मद साहब ने कहा है। और मुझे ये पता है आप लोगों का यहां आना, आपका मन है, आपका मिजाज बदला के थोड़ा सा करंट दिखाए, ये आपका मन तो है। लेकिन इसमें आपको आज मैं जामा मस्जिद के सामने ईद मुबारक वो वहां चला गया था दुआ सलाम करने के लिए। अब आप देखना अगले जुम्मे के दिन कितने नेता के खड़े होंगे, वहां कितने नेता के खड़े होंगे। कभी वोट मांगने के लिए नहीं, तुम्हारे घर का मंत्री नहीं हो जाए, पूर्व मंत्री हो, विधायक
तो मेरा नाम बदल देना राजेंद्र गुड्डा। और वो इसलिए है कि आज राजेंद्र गुड्डा आ गए, ये क्या हो रहा है, और ये मुसलमान चला जाएगा, ये क्या हो रहा है, जमीनें हिल जाएंगी। तो मैं बताना चाह रहा हूं 2 साल का काम है नरेश को आजमाना। मैं बता रहा हूं ये आपके साथ धोखा नहीं करेगा, आपसे झूठ नहीं बोलेगा। और मैं सभी साहब आपके सामने खड़ा होकर वादा करता हूं, राजस्थान की धरती पर चाहे कोई डीजी हो, आईजी हो, कोई भी आईएएस हो, चाहे कोई आईपीएस हो, आपके भाई राजेंद्र गुड्डा इसकी आवाज। मैंने झुंझुनू के लोगों से वादा किया था कि मैं राजस्थान की धरती पर किसी भी मुसलमान के साथ दोगला बर्ताव नहीं होने दूंगा, किसी मजलूम के साथ अत्याचार नहीं होने दूंगा। और मैं आपसे कह के जा रहा हूं, वोट तो आपका नरेश का पड़ेगा, और उसके बाद से पड़े चाहे नहीं पड़े उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर वोट नहीं पड़ेगा तो हमारे प्रयास की कमी रहेगी, हम प्रयास में भी कमजोर रहेंगे। और वोट पड़ो चाहे नहीं पड़े, लेकिन कभी याद कर लेना, मांगरोल की सरजमीन पे खड़ा होकर आपको राजेंद्र गुड्डा कह के जा रहा है, जिस दिन जरूरत पड़े, जिस दिन खुदा करे ऐसा टाइम नहीं आए, लेकिन 2 खेमे बन जाए, यदि 2 खेमे, तो राजेंद्र गुड्डा निसंकोच आपके बीच में धर्म और जाति सबको छोड़ के संविधान के साथ खड़ा हो जाएगा। शेखरावाटी में सभी साहब मेरे ग्रैंडफादर के कहने से लाखों मुसलमान रुक गए थे, हमारे दादा परदादा के कहने से, और एक कब्रिस्तान का मसला हुआ था। मैं राजस्थान सरकार में मंत्री था, मेरे एक बेटा शिवम नाम है उसका, वो बालिग नहीं था, उसकी उम्र 18 साल से कम थी। और जब मुसलमानों के साथ, मैं मंत्री था उस समय, मुसलमानों के साथ आरएसएस और बजरंग दल के लोगों ने बदमाशी शुरू की। जानकारी कर लेना, झुंझुनू के मुसलमान आपके पास आएंगे, सूरू सीकर के आएंगे, पूछ लेना, खुद बता देंगे। मैंने पुलिस नहीं भेजी थी वहां, मेरे पास आदमी है, मैं उनको नहीं भेजा था, मैंने मेरे बेटे को भेजा था। और मैंने कहा सबसे जो लीड कर रहा है वो सरपंच, उसके पांव तोड़ देना। 50 लोग हथियार बंद के बीच में मैंने मेरे बेटे को भेजा, और सरपंच के पांव तोड़वा दे, तो मुसलमानों के साथ जाति कर रहे थे। लोगों ने मुझे पूछा, बोले बुढ़ा तेरे एक बेटा कुछ हो जाता, तूने क्या कर दिया, पुलिस क्यों नहीं भेजी? मैंने कहा मेरे दादा की जबान थी, ये मुसलमान उस जबान पर रुके थे। यहाँ कत्ले आम जो नागलोर में हरियाणा के बॉर्डर पर आ गया था, मेरे दादा बॉर्डर पर जाके खड़े हो गए थे, वो दुनिया से चले गए, लेकिन उसकी बात आज भी खड़ी है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरे बाद में मेरा बेटा जिंदा रहेगा, वो बात, वो जबान, वो जिंदा रहेगी। और इसलिए मैंने मेरे बेटा को बात भेजा था कि उसको पता रहे कि क्यों हुआ। जबान, जो कौम राज करने वाली कौम जबान की कीमत जानती है। ये इसमें क्या होता है, कौन क्या, राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा शहीद, देश के लिए कुर्बान होने वाला काम धनूरी है। जितने कुर्बानी आजादी के बाद धनूरी के लोगों ने दी, मुसलमान ने दी, किसी एक गांव में इतनी कुर्बानी हुई नहीं, इतने शहादत हुए ही नहीं, इतने शहीद कहीं नहीं है जितने धनूरी गांव में मुसलमानों ने जितनी शहादत दी है। क्या बात करते हैं, किसी के बाप की बपोती है। तो मेरा आपसे थोक के आप अपना, मैं समय ज्यादा ले लिया, और मैं आपसे माफी चाहूंगा, आपसे मेरा नया मिलना है। हो सकता है मैंने जज्बात में कुछ बहुत ज्यादा बोल दिया, तो आप अपना बड़ा और छोटा भाई समझ के मुझे माफ करेंगे। और मेरी आपसे दोबारा जबान कर रहा हूं, वोट पड़े या न पड़े, आपका यहाँ आना, आपका हमें सुनना, उसके बाद हमने हमारी बात पहुंचा दी आप तक। अब फैसला आपको करना, आपको ठीक लगे फैसला कर लेना, लेकिन जो आप हमें सुनने के लिए इस जबान पर कह रहा हूं, कभी भाई को आजमा के देख लेना, कभी आजमा के देख लेना। कोई नरेश मेरे परिवार में नहीं पड़ता, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक आदमी को बार बार जेल में डाला जा रहा है, एक आदमी को मारने की बातें कर रहे हैं कि इसको मार दो, इसको जेल में डाल दो। एसडीएम ने बदमाशी की थी, थप्पड़ मार दिया, अरे उसने पाप किया था, जेल में तो एसडीएम जाना चाहिए था। 7 बच्चे दब के मर गए, कार्रवाई तो शिक्षा मंत्री पर मदन दिलावत पर होनी चाहिए थी। हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू एसएमएस
तो हेल्थ मिनिस्ट्री का रिजाइन होना चाहिए, जांच बैठा दी। 5 दिन 7 दिन पहले जैसलमेर में बस के अंदर 20 लोग जिंदे जल गए, सरकारों को जिम्मेदारी नहीं, कार्रवाई तो वहां होनी चाहिए। उनके लिए कोई आवाज उठाए तो जेल में डाल दो। आज भी मेरे जेल में जाने के लिए तैयार है। आज भी वो आदमी जूते निकाल के नंगे पांव घूम रहा है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसा लड़का, ऐसा भाई आपको जिंदगी में पता नहीं कैसे अवसर बना, ये चुनाव का आपको ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मेरा तो आपसे गुजारिश है, सारी चीजों को छोड़ के एक मर्दानगी के नाम पर, एक सच्चाई के नाम पर, जिसको 2 बार जेल में डाला, किस लिए घूम रहा हूं? इसलिए कि नरेश को कोई कुछ नहीं कर दे। मैं प्रोटेक्शन में हूं उसके, मैं उसकी सुरक्षा के लिए हूं कि उसके साथ राज बदमाशी नहीं कर ले। और मैंने रात देखा है बहुत अच्छी तरह से, इन मंत्रियों की, इन आईएएसओ की, डीजी की, सब चौखा जानता हूं। मेरा वीडियो देख लेना, रोज ईट से ईट बजाता हूं। मेरे झुंझुनू में कोतवाली थाने के अंदर मेरा चुनाव होने से पहले कांग्रेस के लोग लगातार चुनाव जीतते थे। एक कोतवाली थाने में रोज मुसलमानों के बच्चे को 151 बंद कर देते थे। मैंने थाने में जाके कहा कि चुनाव में हार गया हूं, ऐसे तो इस हवालात के अंदर एक भी मुसलमान को नाजायज तरीके में 151 में बंद कर लिया तो 151 में दोनों पार्टी बंद होती है, एक को बंद कर लिया, हवालात के गेट के बिठा दूंगा तेरा सर। और आज आप जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 11 महीने के अंदर एक भी लड़के को हवालात में बंद नहीं किया है। मेरे झुंझुनू में 2000 शहर के बीचों बीच माइन चल रही थी, 2000 मुसलमानों के घर टूट रहे थे। और आपको बताऊं, राजेंद्र को 200 करोड़ रुपए की माइन से सब पिछा दो, काना पाए झुंझुनू शहर के बीचों बीच मुसलमानों के मोहल्ले में आपके भाई को 10 करोड़ रुपए दे देते। मैंने कहा इनके चेहरे का क्या होगा जो मेरे पर इकबाल कर रहे हैं, जो बरसों की पार्टी छोड़ी, बाप दादाओं की बातें छोड़ी और मेरे साथ आए, थूकता हूं तेरे 10 करोड़ पर। आज वो खाना बाढ़ बंद पड़ा है। सब्जी फरोख्त तो हमारे थे, सब्जी बेचने वाले लोग बिना पैसे पुलिस वाले सब्जी ले जाते थे वहां से, आज उठा के बता दो। और हमने तय किया था कि हम नाम के आधार पर, दाढ़ी के आधार पर, टोपी के आधार पर, बुर्के के आधार पर हम दोगला बर्ताव नहीं होने देंगे। राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बनने देंगे। ये हमारे बाप दादाओं का वादा है और इसमें हम और हमारे बीच में सियासत कभी नहीं आएगी। आपने आपके भाई की बात सुनी, इसके लिए दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। धन्यवाद है। ये थे जनाब पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र जी हुड्डा साहब, जो अपने विचारों से अभी आपको अवगत करा रहे थे। बहुत बेहतरीन अंदाज से आपको जो बात समझानी थी वो समझाई। हम उम्मीद करते हैं कि इनकी बातों से आपके दिल पर असर होगा और आप इनकी